हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर वीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं, तो देखो आज बेटा एक नई सीरीज के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। तो आप देखो यहाँ पर बेटा क्या करने चल रहे हैं। तो सेट नंबर हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हम सबसे पहले आपको बोलेंगे वेलकम टू वीएस कोचिंग सेंटर। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये हमारा पहला सवाल है आज का। क्या कह रहा है ये? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये भारतीय संविधान में उल्लिखित एक है। तो भारतीय संविधान में कहाँ पर ये बात कही गई है कि जो उच्च आदर्श हैं, संस्थान हैं, राष्ट्रध्वज हैं और राष्ट्रगान हैं, उनका सम्मान करें। तो ये बात कहाँ कही गई है? मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्थिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो ये बात आपको यहाँ पर बताना है। तो ये बेटा हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक कर्तव्य में ये बात कही गई है। मौलिक कर्तव्य का चर्चा कहाँ किया गया बेटा? 51A आर्टिकल में किया गया है, जो कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर ये इसमें जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये ध्यान रखना है आपको। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 76 नहीं बेटा, 1978 है। 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट। नीति निर्देशक सिद्धांत, देखो आंसर तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन और की बात कर लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसकी चर्चा कहाँ से की गई बेटा? 36 से लेकर 51 तक की गई है अनुच्छेद, और भाग इसमें 4 है, भाग 4 है। और हाँ, इतना याद रखना है, ये कौन सा भाग है बेटा? मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान है। आर्थिक कर्तव्य होगा नहीं इसमें, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार भी नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार अलग बात कहता है, ये सब बातें हमसे नहीं कहता है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ की गई है? 12 से लेकर 35 तक की गई है, जो अनुच्छेद हमारा है। और इसमें क्या है? भाग 3 है। तो भाग 3 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार। इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो एक बार फिर से देखिए बेटा है क्या कह रहा है हमसे, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कृषि से संबंधित हैं। उनको विश्व में कृषि वैज्ञानिक थे, वो विश्व में कृषि का जनक कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो हरित क्रांति का संबंध उनसे भी है, लेकिन वो विश्व स्तर पर है क्योंकि वो अमेरिका के रहने वाले थे। अब यहाँ बताते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो आपको बता दें, अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस एक्सप्लोरेशन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन 4 में से किसमें उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको बता दें। क्योंकि आपको पता है कि उनका संबंध किससे है? कृषि से है, एग्रीकल्चर से है। तो उन्होंने क्या काम किया है? कृषि एवं खाद्य उत्पादन। कृषि एवं खाद्य उत्पादन किसमें आता है? ये किसमें आता है? ये बेटा किसमें आता है? कृषि में आता है। तो इसमें जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। आप बोलेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार है तो कृषि में क्यों दिया गया है? क्योंकि कृषि से क्या पैदा होता है? अनाज पैदा होता है। अनाज से क्या होता है? लोगों का पेट भरता है, लोगों को भोजन मिलता है। तो इस तरीके से भुखमरी से छुटकारा देने के लिए पूरे दुनिया को एक क्रांति के रूप में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसलिए उनको हम शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, वो दिया गया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, शांति का जो नोबेल है ये इनको दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार शांति का था, लेकिन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा इसमें? जो ऑप्शन में हमको दिया है
तो कृषि एवं खाद्य उत्पादन। इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार बताओ, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात, मतलब ये कह रहा है कि भारत में कितने साल से कितने साल के बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। वैसे निर्भर तो बूढ़े लोग भी रहते हैं, लेकिन उनकी आयु क्या है, ज़्यादा है। लेकिन हमसे पूछ रहा चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डिपेंडेंट अंडर द एज ऑफ, किस साल से किस साल तक के बच्चों को परिवार के या माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, वो हमको यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यह हम जो है अपने माता पिता पर आश्रित हैं, आश्रित का मतलब निर्भर है। तो वो है 0 to 16, 0 to 21, 0 to 14 और 0 to 18। मतलब 0 का मतलब है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको 0 बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत में 0 to 14, 0 साल से, इसका मतलब बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से लेकर 14 साल तक बच्चे को आश्रित की संख्या में माना जाता है कि वो माता पिता पर आश्रित होते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी पर, उनके खर्चे पर बच्चे पढ़ाई लिखाई अपना कार्य करते हैं। उसके बाद माना जाता है कि बच्चे थोड़ा बहुत घरेलू कार्य या छोटे मोटे काम करने लगते हैं सरकार में, मतलब 14 साल के बाद थोड़ा बहुत काम आप कर सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन 0 से 14 साल तक बच्चे को पूरी तरीके से आश्रित बच्चे माने जाते हैं, जो कि अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। वहीं अगर किसी की उम्र 65 वर्ष से अधिक हो गई है, 65 वर्ष से अधिक अगर हो जाती है किसी की उम्र, तो वो भी जो है आश्रितों में गिने जाते हैं, क्योंकि 65 साल के बाद तो फिर उनका हाथ पैर काम नहीं करता है। हाथ पैर काम नहीं करेगा तो फिर कोई सहारा नहीं होता है, तो वो किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंस या आश्रितों की संख्या का माप है। तो यहाँ हमें वे वाली उम्र दी नहीं है 65 वर्ष से अधिक वाली, लेकिन इसको भी शामिल किया जाता है। तो इस ऑप्शन में 0 to 14 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। लेकिन आगा खां कब, ये बेटा देखो सवाल रिपीटेड है, ये 3 से 4 बार आ चुका है। आगा खां कप इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है, घुड़दौड़, फुटबॉल, मोटर रेस और हॉकी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आगा खां का संबंध किससे है। तो इसमें एक और है अजमल खां, अजमल खां कप, अजमल खां कप इसी से संबंधित है, अजमल खां कप। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। एक होता है आगा खान गोल्ड कप, उसका संबंध जो है हॉकी से नहीं है, बाकी जो है इसका संबंध किससे है, हॉकी से है। इसको बात याद रखना। ठीक है, हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं उसी तरीके से इसमें भी होते हैं। ठीक है, चलो इसको याद रखना है आपको बेटा कि ये किस तरीके से ये सवाल हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड इनोवेशन। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है। तो कह रहा क्वाटरनरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। आपको जानते हो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र है, एरिया है, सेक्टर है, लेकिन अभी एक और नया सेक्टर इसमें ऐड कर दिया गया है जो कि है क्वाटरनरी। तो पहले आपको बता दें प्राइमरी सेक्टर किससे संबंधित है, प्राइमरी कृषि से संबंधित है, कृषि एवं इससे संबंधित कृषि एवं खनन, कृषि एवं खनन ये जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरा जो है जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो किस पर आता है, इंडस्ट्री या उद्योग धंधे, मोटर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कंप्यूटर बनाना, कुछ भी कोई भी चीज़ है जो फैक्ट्री में उसका निर्माण किया जाता है
वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और तीसरा होता है हमारा जो थर्ड सेक्टर है या तृतीय क्षेत्र है, वो है आपका क्या, सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, इसको बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर। तो अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई मोबाइल की दुकान है, कोई होटल है, कपड़े की दुकान है, मैंने बताया बहुत बार इसे कि सर कोई एटीएम है आपका, या आप कोई गाड़ी खरीद करके सवारी ढोने का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ भी ऐसा काम जिससे आप सर्विस, या कोई आप ढाबा चलाते हैं, चाय बेचते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है, सर्विस सेक्टर में आता है, सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड टर्सरी सेक्टर जिसमें सर्विस सेक्टर आता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन जो ये कह रहा है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, आप साइंटिस्ट हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो सरकार ने क्या कहा है कि उसको क्वार्टरनरी सेक्टर में डाल दिया है। चतुर्थ या 4.0 सेक्टर बोलते हैं इसको, 4.0 सेक्टर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बौद्धिक गतिविधियां हैं और नवाचार है, बौद्धिक गतिविधियां और नवाचार, वो जो है बेटा किस में आता है, क्वार्टरनरी में आता है, चतुर्थांक क्षेत्र में आता है। इस बार हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, बताते रहिए भाई। चलो पांचवा सवाल हो गया, हम बढ़ते छठे सवाल पर। अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी राज्य हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है। तो ऑप्शन में है सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता देते हैं सिक्किम की क्या है, जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम राज्य की पूरे जितने ओवरऑल जितने राज्य हैं, और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो कितनी है, 32 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो संख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य वो कौन सा है हमारा, तो वो है बेटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, और विधान परिषद की भी सीटें क्या है, सबसे ज़्यादा हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 है, और यूपी में विधानसभा की जो सीट है, विधानसभा की जो सीट है वो 403 है। विधानसभा की संख्या कितनी है, 403 है। विधान परिषद की जो संख्या है वो कितनी है, 100 है, 100 है विधान परिषद। ये द्विसदनीय सदन है यहाँ पर, तो वो क्या है बेटा, 100 है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है सिक्किम। इस तरीके से हमारा, और सबसे ज़्यादा गांव वाला प्रदेश कौन है, तो यहाँ लिख लो आप, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बेटा, तो ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, सर्वाधिक शहरीकृत मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा शहर है, गांव वहाँ पर क्या है, बहुत कम है। सर्वाधिक शहरीकृत वाला राज्य तो वो कौन सा है हमारा, गोवा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो इस सवाल से हम लोगों ने इतनी सारी जानकारी हासिल किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। ठीक है, चलते बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अब कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स एज्यूम टू द टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य।
आफ्टर डिफीटिंग द शाक्य इन द वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा गुप्त शासक है जिसने शाक्य पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो एक बात बता दें, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका लड़का था? समुद्रगुप्त का लड़का है। समुद्रगुप्त का लड़का कौन है? चंद्रगुप्त है। और गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान से देना मेरी बात को। गुप्ता जो डायनेस्टी है, गुप्त वंश या गुप्त काल, ऐसे लिख लो गुप्त काल। गुप्त काल को इतिहास का हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में हर क्षेत्रों का विकास हुआ है। मंदिरों का विकास हुआ है, साइंस और टेक्नोलॉजी में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है, चिकित्सा में विकास हुआ है, साहित्य में विकास हुआ है, सेना या डिफेंस सिस्टम या रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। प्राचीन भारत की बात बता रहे हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो आपको इसी वंश में दिखाई पड़ता है। इसलिए इस काल को, गुप्ता काल को या गुप्ता डायनेस्टी जो आपका आता है, गुप्ता पीरियड बोल देते हैं आप इसको। तो गुप्ता पीरियड जो है पूरे हिस्ट्री का, पूरे इतिहास का गुप्त स्वर्ण काल या क्या बोलते हैं, गोल्डन एरा कहा जाता है। इसे गोल्डन एरा कहा जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई। आप देखेंगे जितने भी भारत में बहुत प्राचीन मंदिर हैं उन सब का निर्माण जो है गुप्त साम्राज्य ने कराया है। तो गुप्त साम्राज्य कराने की वजह से क्या है, वो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्थापत्य कला हो गया, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो वो गुप्त में हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2023? 2023 मई में विश्व बैंक का प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है निगुएल डियाज कैनेल, अजय बंगा, डेविड मालपास, रॉबर्ट ई लुकास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजय बंगा। अजय बंगा। विश्व बैंक क्या करता है? सस्ते ब्याज पर ऋण देता है पूरी दुनिया में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेटा वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। इस तरीके से हमारा सवाल क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाई? वंदे भारत जो ट्रेन है बेटा, वंदे भारत, ये क्या है? एक सुपर फास्ट जो है ट्रेन है। और जिन दो शहरों की दूरी, मान लो शहर एक्स है और शहर वाई है, तो इसके बीच कम से कम 800 से कम किलोमीटर की दूरी वाली शहरों को ये जोड़ता है। और एक ही दिन में वो ट्रेन क्या होती है? वापस आ जाती है। इसमें स्लीपर कोच नहीं होते हैं, सिर्फ चेयर कार होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार होते हैं और चेयर कार होती है। ठीक है, तो ये इसका मेन मकसद ये है कि एक ही दिन में किसी दो शहर को जोड़ने वाले है। कि जैसे आप दिल्ली से बनारस जाएं तो एक ही दिन में वापस आ जाएं, दिल्ली से कटरा जाएं, वैष्णो देवी, तो वहाँ से एक ही दिन में क्या है? वापसी हो जाए। तो ये इस तरीके की ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है। और सुपर फास्ट ट्रेन है। और इसकी स्पीड बेटा 160 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। ठीक है, तो सबसे तेज गाड़ियों की ये श्रृंखला है वंदे भारत। अब तो आप देख रहे हैं कई सारे शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। तो आपको एक बात बताना है
कितने कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया है? तो वो है बेटा 9। ठीक है, एक साथ। और अलग अलग शहर हैं, पटना है, बहुत सारे शहरों की तरफ ये ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, गुल्ली गुल्ली इन क्रिकेट हैज़ द पोजीशन, क्रिकेट में गली की स्थिति होती है तो स्लिप की स्थिति के समान, पॉइंट की स्थिति के समान, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पॉइंट और स्लिप के बीच के, कवर के बीच के, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिटवीन पॉइंट एंड स्लिप को हम क्या बोलते हैं? गुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुल्ली बोलते हैं। इस तरीके से हमारा ये जवाब क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्या कह रहा बेटा? द मर्जर पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नर जनरल, विलय की नीति गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी। तो एक बात बता देते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने व्यपगत का सिद्धांत लगाया था। कौन सा बेटा? व्यपगत। व्यपगत सिद्धांत को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा क्या हुआ कि उसने जो है जितने भी राज्य थे आसपास के पूरे भारत में, उसको ब्रिटिश भारत में विलय करने की योजना बनाई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी को विलय नीति का जनक कहा जाता है। मर्जर पॉलिसी या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या डॉक्ट्रिन लैप्स व्यपगत का सिद्धांत, या व्यप
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से है? तो आप देखो यहाँ पर लिखा है गिटार, तबला, सितार। तो इनमें क्या हो जाएगा बेटा? बांसुरी। बांसुरी से संबंध है। ये देखो बांसुरी भी बना हुआ है इनका। तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। ठीक है। तबला का संबंध किससे है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध जो है किससे है? तबला से है। तो इस तरीके से ये सवाल क्या हो गया? हमारा पूरा हो गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बांसुरी। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड ऑफ द कॉरिडोर। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है, या आयाम कहा जाता है, तारत्व कहते हैं, या हर्ट्ज कहते हैं? देखो प्रति सेकंड दोलन, कोई भी वस्तु, एक बार बता दें आपको, कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन करती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लो ये है, तो अगर ये एक सेकंड में मान लो 50 वाइब्रेशन करती है, 50 कंपन करती है, तो 50 कंपन करने के लिए जो संख्या होगी एक सेकंड में उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, समझ में आ गई बात? कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन करती है, जितने मतलब वाइब्रेशन करती है, वही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? आवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है वो है हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है। तो एक बात बता देते हैं, इसका फार्मूला होता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका मतलब ये आवर्त काल के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये t क्या होता है? आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है, आवर्त काल है। आवर्त काल का मतलब एक कंपन करने में जितना समय लगता है। जैसे मान लो कोई मच्छर है, अपने पंख को जितने समय में एक बार पंख को जो है भन से करेगा, भनाएगा, तो एक कंपन करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्त काल या टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी, आवृत्ति कम होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर t है, 1/t। t को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं या आवर्तकाल बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे आप देखते हैं वो घड़ी होती है ना दीवार पर, वो कौन सी घड़ी बोलते हैं उसको? याद करो एक बार। दीवार पर जो होती है वो गर्मी के समय क्या होती है? थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, सर्दी के समय तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें धातु लगा होता है उसकी लंबाई क्या होती है? गर्मी में बढ़ जाती है और सर्दी में सिकुड़ जाता है। तो आवर्तकाल समय के हिसाब से घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आवर्तकाल का आवृत्ति से कैसा संबंध होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या उल्टा संबंध होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? हम उस पर आते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा या फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है। चलो अब आगे क्या कह रहा है? एक संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। समझो बात को। एक मालिक है जिसका स्वामी कर्जदार है। जैसे भूमि हो सकती है, कोई जमीन हो सकती है, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, और इसका उपयोग वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है तो उसको कहते क्या है? ठीक है, उसको कहते क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन क्या है? सिक्योर डेब्टोर्स, लायबिलिटीज, लोन और फिक्स एसेट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा समर्थक ऋणधार। जैसे समझो, जैसे आप बैंक गए
तो बैंक जाने पर क्या है, आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो बैंक क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के रूप में आपके घर के कागज़ रखवा लेते हैं या आपके गाड़ी का कागज़ रखवा लेते हैं, कुछ ना कुछ रखवा लेते हैं, ताकि जो है आने वाले समय में अगर आप कर्ज का जो पैसा अगर उसे वापस नहीं करेंगे तो आपकी संपत्ति को क्या करे, वो ग्रहण कर सके और उससे पैसे की क्या हो जाए, भरपाई हो जाए। पता चला आपने 2 करोड़ 3 करोड़ पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद अब पता चला आप पैसा नहीं दे रहे, तो बैंक क्या करेगी, जो आपकी वो संपत्ति है उसको क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेगी, कुर्की करा देगी या उसको बेच देगी, तो उससे जो पैसा आएगा बैंक का कर्ज भर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है हमसे, समझ रहे हैं आप बात। उसमें आपकी ज़मीन हो सकती है, खेत हो सकता है और भवन आपका घर हो सकता है। शहर में देखो ना, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेते हैं कि आपका अगर घर है तो आप उस पर जो है लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। वाहन, कोई गाड़ी है आपकी, ट्रक, बस। पशुधन, पशुधन का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा मतलब घरेलू कोई ऐसी संपत्ति है जो पशुओं से संबंधित है। बैंकों में जमा राशि और इसका उपयोग वो ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी के कागज़ सारे दे देते हैं तो फिर आपसे कोई वो गारंटर नहीं मांगता है बैंक वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है, उसको कहते क्या है, सिक्योर्ड डिबेटर्स। तो ये समर्थक ऋणधार बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सिक्योर्ड डेप्टर्स, ठीक है, सिक्योर्ड डेप्टर्स बोलते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते बेटा अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है हमको बताइए। जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देखो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख है। भाई हमारे देश में राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। इस बात को आपको समझना है। तो जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के काम नाम किए जाते हैं। तो उसको सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होते हैं और जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद, और इसका हेड कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होता है। ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ये बात हमसे कह रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 52 में की गई है, राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की चर्चा कहाँ की गई है, वो कि 74 में की गई है, प्रधानमंत्री, ठीक है। और आर्टिकल नंबर जो 78 है वो क्या कह रहा है कि एक मंत्री परिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा या कानूनी सलाह देगा। तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं आप, करा विच डांस स्टाइल इंक्लूड बोथ तांडव एंड लास्य। आप तांडव नाम सुन के समझ सकते हैं, तांडव किसका प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है। तांडव, तांडव जो शब्द है वो क्या है, और दूसरा क्या है, लास्य। तांडव किसका प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अवस्था में कोई चला जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो वो लास्य क्या होता है, लास्य जो होता है उसके प्रारंभ करने की स्थिति होती है। और ये जो आपका नृत्य है, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, ये पूछ रहा है इसमें होगा क्या, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य की शुरुआत किससे होती है, पार्वती से होती है। जो पार्वती हैं, शंकर भगवान की जो पत्नी है, वाइफ हैं, उनको क्या बोलते हैं, पार्वती। पार्वती के नाम पर इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है और धीरे 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 तांडव के रूप बढ़ता जाता है।
ये इसके क्या है, स्टेप है, चरण है कि कैसे जो है ये आगे बढ़ता है। तो इस सवाल का जवाब तांडव, और लास्ट वाला जो स्टाइल है वो मणिपुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ अब इनको बता दो भाई, ये कौन है हमारे जतिन गोस्वामी, इनका नाम है जतिन गोस्वामी। तो जतिन गोस्वामी रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच डांस। किस डांस के लिए जतिन गोस्वामी का नाम याद किया जाता है? तो करा कथकली, सत्रिया, कथक और भरतनाट्यम। तो कथकली कहाँ का है बेटा? केरल का है, ये आपको याद है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, बार बार याद हो गया। भरतनाट्यम कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये लास्ट में जो बसता है ना आपका सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? वो असम का है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, उस 8 शास्त्रीय नृत्य में से सत्रिया भी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध किससे है? जतिन गोस्वामी से है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बहुत सारे बताया ना, अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, इसको बहुत सारे इनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। ये सवाल बेटा रिपीटेड है, आप देख के ही बता दोगे कि एक शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में तैराक पुल की दीवार की ओर और मुंह करके पानी में उतरना शुरू करता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्विमिंग स्टाइल्स, स्विमर्स स्टार्ट एंटरिंग द वाटर फेसिंग द वॉल ऑफ द ब्रिज। मतलब कह रहा है कि पीछे सिर ऊपर कर लेता है, मुंह ऊपर हो जाता है पानी में, और ऐसे ऐसे क्या करता है? तैरना शुरू कर देता है। तो इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हमसे पूछ रहा है। बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और बेस्टर स्ट्रोक। तो फ्री स्टाइल तो कुश्ती में होता है बेटा, फ्री स्टाइल कुश्ती होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैक स्ट्रोक हो जाएगा। बैक मतलब पीठ होता है, पीठ होता है, अपने पेट के बल क्या करता है? पानी को आगे खींचता है और पीछे की तरफ बढ़ जाता है। ये ब्रेस्ट स्ट्रोक भी इसी से संबंधित है, क्या करता है? ऐसे ऐसे पानी को काटता है तो जिससे वो आगे बढ़ता है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? तैराक पुल की दीवार को और मुंह करके पानी में उतरना शुरू करता है, तो इसका मतलब वो पीठ के बल तैरना शुरू करता है, तो उसको बैक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, चलो ये आप देख रहे होंगे फूल कौन सा है? देख रहे हैं ये फूल कौन सा है? आपको सब लोगों को दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं बेटा ट्यूलिप। क्या बोलते हैं? ट्यूलिप। और ट्यूलिप जो है जम्मू एंड कश्मीर की क्या है? शोभा है। तो ये कह रहा है कि ट्यूलिप फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्यूलिप त्यौहार मनाया जाता है या उसका संबंध है? आप बताइए जल्दी से, बताओ बेटा इसको। बताओ बताओ बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देख रहे हैं आप, वहाँ का सीन भी लग रहा है पीछे, ये पानी है। तो अब बर्फ़ जमा हो जाती है और बसंत ऋतु के समय आसपास जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। ट्यूलिप त्यौहार मनाने का जो उद्देश्य है वो किस लिए मनाया जाता है बेटा? किसके लिए है ये? तो वो है बेटा आपका टूरिज्म, टूरिज्म या पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्यौहार मनाया जाता है कि जो वहाँ टूरिस्ट आते हैं देख करके उनको अच्छा लगे और फिर वो अगली बार भी आए हमारे यहाँ, इसलिए त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि जो बसंत ऋतु आते हैं वो फरवरी मार्च में आ जाता है, तो उस समय क्या है ये बहुत अच्छा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है, इसलिए ऐसा किया जाता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये त्यौहार जो है मनाया जाता है जो कि जम्मू और कश्मीर का। तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर। चलो अगली बात करते हैं।
द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लॉन्च किया है। कब किया है? 2023, 2021, 2022, 2020। तो इसको एक बार देखना है। ये देखो महिला है, इनके पास एक गुल्लक है, तो ये जाके क्या कर सकती हैं, अपना पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा लेंगे और 2 साल तक उसमें पैसे भरेंगे, जितना भी हो सकता है इनसे। 2 साल के लिए उसे पैसे लगाएंगे और 2 साल के बाद उनको 7.5% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो मिनिमम 1,000 और अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश कर सकती है। मतलब आप मिनिमम न्यूनतम 1,000 रुपया और अधिकतम 2 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। डाकघर और अधिकृत बैंकों में MSSC खाता खोल सकते हैं। MS का मतलब क्या हुआ? महिला। एक M से क्या हुआ? महिला। इसको देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। महिला हो गया, और दूसरा क्या हुआ? देखो यहाँ पर ये हुआ महिला, फिर S से हुआ सम्मान, S से हुआ सेविंग, और C से क्या हो गया? सर्टिफिकेट। तो MSSC सर्टिफिकेट या खाता होता है, जिसको बैंक में जाके खोलेंगे तो क्या होगा? आप पैसे जमा करते जाएंगे 2 साल तक। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसमें 7.5% सालाना ब्याज मिलेगा। और तो ये क्या है, क्यों किया गया है? महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। सिर्फ महिलाएं ही इस खाते को खुलवा सकती हैं, पुरुष के लिए खाता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो है सवाल पूरा हो जाता है। तो एक बार हम फिर से आ जाते हैं। ट्यूलिप त्यौहार कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर जो है तैराकी में कौन सा इस्तेमाल? ब्रेक स्ट्रोक है। फिर उसके बाद क्या है? जतिन गोस्वामी का संबंध सैत्रिया, जो कि असम से संबंधित है। तांडव और लास्ट जो स्टाइल है वो मणिपुरी में देखने को मिलती है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बे। फिर हो जाएगा समर्थक। जो कोई व्यक्ति लोन लेता है उसके प्रति जो गारंटी के रूप में जो प्रॉपर्टी दी जाती है, जिसमें जमीन, भवन, वाहन, पशुधन जो जमा किया जाता है, उसी को बोलते हैं सिक्योर्ड डेबिटर्स। फिर आगे है कि जो कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितनी कंपन करती है, वाइब्रेशन करते हैं, उसको हम आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फिर पंडित हरप्री प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और विलय की नीति किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया है। इसलिए विलय नीति का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्रिकेट में गली वाला शब्द पॉइंट और स्लिप के बीच को बोलते हैं। सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत, मैंने बता दिया वंदे भारत भारत में चलने वाली सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली गाड़ी है, सुपर फास्ट गाड़ी है। 2 शहरों के बीच 800 से 1000 के बीच किलोमीटर दूरी के बीच चलाई जाती है। इसमें CC चेयर कार होते हैं और एग्जीक्यूटिव चेयर होती है। तो इस 9 गाड़ियों को एक साथ चलाया। इस तरीके से हो गया हमारा। अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के। गुप्त काल जो है पूरे इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में स्थापत्य कला, मंदिर, साहित्य, लिटरेचर या बहुत सारे जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तरक्की होती है, उन्नत होती है। क्योंकि ये इस काल में बहुत सारे कवि आते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, बहुत सारे चिकित्सा शास्त्री आते हैं और साहित्यकार आते हैं। तो इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है दिए गए ऑप्शन में? तो वो है बेटा केरल, सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या भारत में किसकी है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व पूरे भारत में क्या है? सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या में सबसे नंबर 1 है। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
मैंने बोला कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो बुद्धिमान वाले हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनोवेशन करते हैं, नवाचार करते हैं, उनके लिए बेटा क्वार्टरनरी सेक्टर की स्थापना की गई है। प्राइमरी सेक्टर आपको पता है, सेकेंडरी भी पता है। टर्सरी सेक्टर जो होता है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है। होटल खोल लो, ब्यूटी पार्लर खोल लो, दुकान खोल लो, कोचिंग खोल लो, पढ़ाना शुरू कर दो, गाड़ी खरीद लो, कुछ भी कर लो आप। हाँ, समझ में आ गया आपको? फिर आगे बढ़ते, आगा खां का संबंध किससे है? तो ये है आपका चाइल्ड डिपेंडेंट कितने साल तक माना जाता है? 0 से 14 साल तक। नोबेल पुरस्कार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन से संबंधित है। और बेटा संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये बात दी गई है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। तो इसके बाद आपकी कोई नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।